हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रियल नंबर से स्टार्ट किया था क्लास 10th का, और रियल नंबर में हमने एक्चुअली रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट उसके बारे में जाना था। तो नेक्स्ट थिंग हमारा ये है कि उससे बेस्ड हम आज की क्लास में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम यहाँ पे आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का हमने लिया है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 इसमें हमें एक क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आज की क्लास में हम जनरली इसी बेस्ड पे सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा जैसे हमें क्वेश्चन पूछ रखा है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, where R greater than equal to 0, less than B, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। तो इसी पे बेस्ड हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो हमने A को यहाँ पे सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, हमने प्रीवियस क्लास में एचसीएफ निकालना सीखा भी था। दो नंबर को हम लोगों ने लेके उसका एचसीएफ निकाला भी था। जस्ट सेम वहां पे इस चीज को रिपीट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, A की वैल्यू को ले लिया 867 एंड B की वैल्यू को ले लिया 255। अगर हमें A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, तो हम डिविडेंड वाले फार्मूला के थ्रू इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे उस चीज को लिखेंगे, हमने क्या किया, 867 को 255 से डिवाइड कर दिया। अगर हमने इसको 3 टाइम्स पे डिवाइड किया तो यहां पे आ गया मेरा 765। अब हमने क्या किया, इसको 8760102, ये हमारा क्या आ गया 102 रिमाइंडर। ये हमारा क्वोशिएंट आ गया, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिविजर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब हमें यहाँ पे एक चीज चेक करना है कि हमारा रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो उस केस में हमें फिर से उसका एचसीएफ परफॉर्म करना पड़ेगा। पहले हमने केस में क्या निकाला है, एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 निकाला है। अब नेक्स्ट केस में चूंकि हमारा 0 रिमाइंडर की वैल्यू नहीं आई है, उस केस में हमने जो क्वोशिएंट की वैल्यू है, सॉरी डिवीजर की जो वैल्यू है उसको A ले लिया और रिमाइंडर की वैल्यू को B ले लिया। फिर से हमने क्या किया, इसको डिविडेंड वाले फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे एज पर EDL, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमने क्या किया, 255 को ले लिया, दैट इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमने देखना क्या है, फिर से हमारा जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 नहीं आई है। हमारी रिमाइंडर की वैल्यू फिर से 0 नहीं आई है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में हमने क्या निकाला, एचसीएफ निकाला 255 एंड 102 का। चूंकि अब हमारा फिर से वो 0 नहीं आया, तो नेक्स्ट केस हमें क्या करना है, फिर से इसकी वैल्यू को A ले लेना है, इसकी वैल्यू को B ले लेना है।
अब क्या करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, तो हमें पता है कि जब हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है उस केस में जो हमारी डिवीजर की वैल्यू होती है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब इस केस में हमने क्या किया है, यहाँ पे एचसीएफ वाले 867 255 का निकाला, फिर एचसीएफ हमने निकाला 255 एंड 102 का, और नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, एचसीएफ निकाला 102 एंड 51 का। तब जाके हमारी जो वैल्यू आई वो आई 51। हमारी एचसीएफ की वैल्यू क्या आ गई 51। तो हम कह सकते हैं किसी भी दो नंबर्स का अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो उसे हम इजीली बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम उस चीज को निकाल सकते हैं। और ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है जो दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में। तो आपने क्या करना है, बाकी के जो दो क्वेश्चंस हैं आपको खुद से ट्राई करना है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप विक्रमादित्य क्लासेस की साइट पे जाके वहां से नंबर लेके और डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू ही हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था, एक रिकॉल हो जाएगा, उसी पे बेस्ड हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 where q is some integer। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि कोई भी, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में भी चेक किया था, आपको याद होगा कि हमने कैसे किसी पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको हमने शो कराया था। अब यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम में दे रखा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। अब हमें बाय यूक्लिड सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, जस्ट स्टार्ट करते के साथ हमें याद आना चाहिए बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है A is equal to BQ plus R where R greater than equal to 0 less than B। जैसे ही इस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आए तो सबसे पहला चीज यही करना है कि हमारे माइंड में यूक्लिड डिवीजन लेमा का ये जस्ट एक फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, हमने क्या किया, लेट A be any positive integer। हमने A को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा जो BQ plus R का जो फॉर्म है उसमें आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी दे रखा है वो 6 की फॉर्म में दे रखा है। तो हमें कुछ नहीं, बस जैसे ही जिस फॉर्म में दे रखा उसी फॉर्म में हमने B की वैल्यू को ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे B की वैल्यू को ले लिया, B is equal to 6। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A is equal to 6q plus R, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। अब हमने एक चीज यहाँ पे क्या लेना है कि हमने देखना है R की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। चूंकि हमारे यहाँ पे B की वैल्यू दे रखी है 6 तो हमने B की वैल्यू को यहाँ पे 6 पुट कर दिया। अब हमारा क्या हो सकता है, यहाँ R की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है
या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है, या तो 5 हो सकती है। ये हमारे पॉसिबिलिटी है जो जीरो की वैल्यू को आर की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगी। अब हमने जनरली इसमें क्या करना है कि हमें ए की वैल्यू को आर की वैल्यू को पुट कर देनी है ए की वैल्यू में। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 0, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। अब हमने यहां ले लिया a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जितने भी b की वैल्यू होगी उतना ही हमारा a का फॉर्म होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर हमारी b की वैल्यू 6 है तो हमने a के कितने फॉर्म पाए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमारा जितनी भी b की वैल्यू होगी उतना ही हमारा a का फॉर्म होगा। तो हमने यहाँ क्या किया, a की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया r की वैल्यू को पुट करके। अब एक चीज हमें देखने वाली चीज है यहाँ पे कि a की जो वैल्यू है वहां पे क्या इसको 6 इंटू क्यू है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली 6q प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 2 3q प्लस 2। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3q प्लस 2। अब हमने एक चीज को यहाँ पे गौर करना है कि जो भी a की वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाइड है, जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन पॉजिटिव नंबर होते हैं, और जो भी हमारे नंबर 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं वो हमारे ऑड इंटीजर हो गए। तो ये जितने भी हमारे नंबर हैं ये हमारे इवन हो गए, और ये जितने भी हमारे हो गए वो ऑड हो गए। तो हम कह सकते हैं ये वाले जो हमारे नंबर हैं वो ऑड इंटीजर हैं, और ये वाले नंबर हमारे ऑड इंटीजर, ये वाले हमारे नंबर, चूंकि ये भी हमारा जो नंबर है वो 2 से मल्टीपल है तो ये वाला नंबर हमारा इवन इंटीजर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं उसको हम या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड इंटीजर हुआ हमारा ये, 6q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड इंटीजर हुआ मेरा, और 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी हमारा ऑड इंटीजर हुआ। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन है, हम उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू बहुत ही आसानी से उस चीज को कर सकते हैं। बस हमारे दिमाग में जैसे इस तरह के सारे क्वेश्चंस दिखे उस चीज में हमें वैल्यू को पुट करके यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए उसका सॉल्यूशन निकाल देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या दे रखा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा, बहुत ही लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है। भाई बच्चों के माइंड में आएगा यार इतना लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, कैसे उस चीज को सॉल्व करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस चीज को अगर हमने बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू समझ लिया तो उस चीज को करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। अब हम इस क्वेश्चन को छोटे छोटे पॉइंट्स से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारा कहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो आपने देखा होगा कि आर्मी का जो परेड वगैरह होता है उसमें बहुत सारी टुकड़ियों में ऐसे ऐसे करके एक साथ एक कॉलम में या एक रो में सारे लोग खड़े होते हैं, और उसके आगे एक कोई बैंड होता है, वो भी एक बहुत ही पर्टिकुलर वे में सारे कॉलम उसका पीछा करते हैं या उसके पीछे पीछे की तरफ फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं उसी बेसिक्स को लेते हुए
इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए हमारा जितना भी है आर्मी कंटिंजेंट, ये हमारा मान लीजिए आर्मी कंटिंजेंट हो गया। ये सारे हमने कॉलम्स में सारे आर्मी कंटिंजेंट खड़े हैं और उसके जस्ट आगे हमारे आर्मी बैंड खड़े हैं। एज एन एग्जाम्पल हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस मार्क्स कर दिया, दिखाने के लिए हमारी आर्मी कंटिंजेंट है और वो हमारा आर्मी बैंड है। और ये हमारा आर्मी बैंड है और दिस वन इज आर्मी कंटिंजेंट। अब हमने क्या करना है, अब इसमें दे रखा है कि एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, ये टोटल जितने मेंबर हैं वो हमारे 616 हैं और ये जितने हमारे नंबर हैं वो कितने हैं, 32 हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली एक छोटा सा x ले लिया। ठीक है, x को ले लिया नंबर ऑफ कॉलम्स, number of columns in which army band can march। तो हमने क्या किया, x को ले लिया नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच आर्मी बैंड कैन मार्च, एक हमने नंबर ऑफ कॉलम ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने एक वैल्यू ले ली y की। y को हमने कह दिया कि नंबर ऑफ मेंबर्स, ये सारे हमारे कॉलम्स हैं। अगर हम इधर की साइड की तरफ से देखें तो ये हमारे सारे कॉलम्स हुए। तो हमने देखा कि इस कॉलम में कितने बंदे हैं, इस कॉलम में कितने बंदे हैं, इस कॉलम में कितने बंदे हैं और इस कॉलम में कितने बंदे हैं। तो हमने y को ले लिया नंबर ऑफ मेंबर्स, number of members in a column of army band। ठीक है, अब हम एक चीज को ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू y इज इक्वल टू 32, ऐसे लिख सकते हैं हम इस चीज को, लिख सकते हैं क्योंकि हमने दे रखा है यहाँ पे कि एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। इस कॉलम को फॉलो करेंगी आर्मी कंटिंजेंट की टीम। तो हम कह सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 32। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को ऐसे ही रखने दिया। अब हमने क्या किया, एक वैल्यू को और ले लिया z, ये ले लिया नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कॉलम ऑफ आर्मी कंटिंजेंट। हमने z की वैल्यू को ले लिया नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ कॉलम ऑफ आर्मी कंटिंजेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इंटू जेड इज इक्वल टू हमारा क्या है 616। अब हमने एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमारा ये मैक्सिमम ना देके यहां पे हमारा दे रखा हो मिनिमम, मिनिमम दे रखा हो, तो उसमें उस कंडीशन में हम क्या देख सकते हैं, एक चीज को हम यहाँ पे अगर देखें इस चीज को, तो इसमें क्या लिख रखा है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, और चूंकि सेम कॉलम में दोनों को मार्च करना है तो हमारा हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा आर्मी कंटिंजेंट की टीम है और ये हमारा आर्मी बैंड की टीम है। तो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हुआ, अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरा 1 हुआ। तो अगर हमें पूछा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, तो हम उसमें एक कर सकते हैं कि सिंगल एक ही कॉलम में सारे के सारे मार्च करेंगे।
लेकिन हमारे यहाँ पूछा क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विन व्हिच दे कैन मार्च। तो अब हम क्या देख सकते हैं इस चीज में, ये मेरा क्या हो रहा है, x जो हो रहा है, x की वैल्यू क्या हो रही है, ये हमारा कॉमन फैक्टर हो रहा है। हमें पूछा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। तो जब कोई कॉमन फैक्टर होगा तो हम उसका क्या निकालते हैं, बेसिकली उस कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें इस बड़े से क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, ये जो दो वैल्यू हमारी दे रखी है इन दोनों का हमें HCF निकालना है। अब हम इसका कुछ नहीं, इन दोनों का हम HCF निकाल लेंगे। HCF of 616 एंड 32। हमने क्या करना है, सीधा सीधा 32 616 को 32 से डिवाइड कर देना है। तो बाकी आप ये खुद से करो, डू बाय योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ही इजी है। इसको हमने दो प्रॉब्लम ऑलरेडी कर रखा है। HCF हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कैसे निकालते हैं, तो इस केस में भी इस बड़े से क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि हमें इसका HCF निकालना है। लेकिन हाँ, हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे उसका पहुंचे कि हमें उसका HCF निकालना पड़े या उस चीज का LCM निकालना पड़े। तो बेसिकली लास्टली हमने जाके ये चेक किया था कि एक हमारा कॉमन फैक्टर हो रहा था और हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात वहां पे पूछी जा रही थी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। सो दैट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। तो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप कोई भी यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 एंड 9m plus 8। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी यूक्लिड डिवीजन लेमा के किए थे उसमें बेसिक हमारा कुछ नहीं करना था, यूक्लिड डिवीजन लेमा के जस्ट फॉर्म में उस चीज को पुट कर देना था, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू निकाल के उसको एक प्रूव कर देना था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन है कॉन्सेप्ट मेरा वही है, हमें पता है। इसका भी सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने के लिए हमें रिकॉल करेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R, where R greater than equal to 0, less than B। हमारे माइंड में सबसे पहली चीज यही आनी चाहिए, यूक्लिड डिवीजन लेना। बार बार मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को देखते के साथ हमारे माइंड में सबसे पहली चीज यही आनी चाहिए, A is equal to BQ plus R, where R greater than equal to 0, less than B। अब हमने क्या करना है कि इस चीज को कहा है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या कहा था आपको कि आपको पुट करना है लेट ए बी इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू जो हमारी क्वेश्चंस में वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हमें पुट करना है। तो हमने मान लीजिए b को ले लिया 9।
अगर हमने b को 9 ले लिया तो हम a की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 9q प्लस r। अब r की वैल्यू मेरी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन क्या हो जाएगी 9। तो इस केस में हमारी r की पॉसिबिलिटी केसेस क्या हो सकते हैं, क्या वैल्यू हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारी r की वैल्यू सारी की सारी हो सकती है। अब ये क्या कर सकते हैं, हमने a की वैल्यू को क्या लिखना होगा, 9q। a की वैल्यू को लिख सकते हैं 9q प्लस 1, a की वैल्यू को 9q प्लस 2, a की वैल्यू को 9q प्लस 3 एंड सो ऑन करके हम ऐसे कर सकते हैं a इज इक्वल टू 9q प्लस 8। अब हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें सो दैट यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यूब ऑफ, हमने क्वेश्चन में पूछ रखा है कि क्यूब किसी भी पर्टिकुलर नंबर का क्यूब को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो चूंकि हम एक चीज देख सकते हैं, हमने b की वैल्यू को 9 लिया है, b की वैल्यू को अगर 9 लिया है तो a के कितने फॉर्म होंगे, टोटल 9 फॉर्म होंगे। तो उन 9 फॉर्म्स का क्यूब निकालना थोड़ा हमारा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी चीज को सॉर्ट करने के लिए हम अपने माइंड में थोड़ा सा और कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या किया, इस चीज को पहले हमने इरेज कर दिया। इस प्रोसेस के थ्रू बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा, हम जा सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू भी आगे उसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये चूंकि हमें सारे टोटल 9 टर्म्स हो गए, 9 टर्म्स के क्यूब निकालने होंगे, तो इसलिए हमने क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसको करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि अगर वैल्यू को 9 पुट किया हमने, तो उस केस में हमारा जो प्रोसेस है वो काफी लंबा हो जा रहा है। तो उस चीज को हम बेसिकली एक छोटे से प्रोसेस से समझने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड को थोड़ा आगे ले जाके उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। हमने सॉल्यूशन में स्टार्ट करते के साथ हमारा क्या होता है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसके अलावा हम क्या करते हैं, एंड b इज इक्वल टू, हम b की वैल्यू को 2 रख सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हमने 2 की वैल्यू को, b की वैल्यू को 2 रखा तो उस केस में हमारा क्या होगा, अगर हमने पूछा क्या है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर हम 2 का क्यूब लेंगे तो कभी भी 9 के फॉर्म में नहीं आएगा, 2 का कोई भी फॉर्म हमारा 9 के फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम 3 ले लें, अगर b की वैल्यू को 3 ले लें, तो उस केस में हमारा क्या हो सकता है कि 9 के फॉर्म में आ सकता है। तो हमने सिंपली क्या करना है, b की वैल्यू को 3 ले लेना है। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, और हमारा r की वैल्यू क्या है, लेस देन b है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हम r की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, या तो 0 लिख सकते हैं, या तो 1 या तो 2 लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, r की वैल्यू हमें पता चल गई, r की वैल्यू को हमने सिंपली पुट कर देना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q, a की वैल्यू हो जाएगी हमारे यहाँ पे 3q, a इज इक्वल टू हो जाएगी 3q प्लस 1, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2। ये हमने प्रीवियस काफी क्वेश्चंस में इसको कर रखा है, तो यहाँ पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। a की हमारी 3 वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हमने क्या करना है, हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने क्या करना है, सिंपली 1 का क्यूब निकाल देना है, 3q का क्यूब। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, aq इज इक्वल टू 27q का होल क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका क्यूब निकालना है, aq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें पता है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, aq प्लस bq
प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये हमने पता है a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस बी। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे फॉर्मूले हमें हमारे माइंड में हमेशा होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर। यहाँ हमने इसको कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स 3 का ए स्क्वायर है, यहाँ पे मेरा 3a स्क्वायर है, तो इसको 9q स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 1 कर सकते हैं प्लस 3 टाइम्स ए हमारा क्या है 3q प्लस इंटू 1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 27 का क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स क्यूब। ठीक है, अब हमने मान लीजिए यहाँ पे 9 को कॉमन ले लिया, 9 को हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया कॉमन ले लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। और हमारा जो 1 है वो यहाँ पे प्लस 1 के फॉर्म में रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 टाइम्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 टाइम्स 3q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स 3q इंटू 2 का होल क्यूब। यहां हम ऐसे इसको कर सकते हैं, सिंपली हमने क्या किया है क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27 टाइम्स क्यूब का होल क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 8। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम 27 टाइम्स क्यूब का होल क्यूब प्लस 8 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 72 टाइम्स क्यूब। अब हमने इसको 9 को यहाँ पे कॉमन ले लेना है, 9 को जैसे ही हमने कॉमन लिया इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स क्यूब का होल क्यूब प्लस 6 टाइम्स क्यूब स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स क्यूब प्लस 8, ये लिख दिया हमने। अब हमें यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा सिंपली सा इस चीज को सोचना है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 9 टाइम्स 3q का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, अगर पुट कर दिया 3q इज इक्वल टू m, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 टाइम्स m, लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। हमने 3q का होल क्यूब को m पुट कर दिया सिंपली यहाँ पे, तो हमारा aq की वैल्यू क्या हो गई, aq इज इक्वल टू 9m। अब हमने क्या किया, इस वैल्यू को भी हमने मान लिया m पुट कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं aq इज इक्वल टू 9m प्लस 1, लिख सकते हैं यहाँ पे। और सिंपली हमने यहाँ पे इस वैल्यू को m पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी हम aq इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9m प्लस 8। तो ये जस्ट एक हमारा एजम्पशन है, चूंकि ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, तो हमारी m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर क्यूब करें
तो हमारा वो 9m की फॉर्म में हो सकता है, 9m प्लस 1 की फॉर्म में हो सकता है, या 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो सकता है, जो यहाँ पे 9q प्लस 1, 9q प्लस 8 के फॉर्म में शो किया है। तो हम इस चीज को सिंपली बहुत ही आराम से, अगर हमने इसको वैल्यू को 9 पुट किया होता है तो हमारा जो भी प्रोसेस होता है वो काफी लेंथी होता है, बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। हमने इसको 3 स्टेप्स में इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश की और बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया। तो आज की क्लासेस के लिए हम बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम रियल नंबर्स को थोड़ा आगे बढ़ेंगे, उसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में उसको प्रूव करेंगे, इरेशनल नंबर √2 √3 इरेशनल नंबर उसको प्रूव करेंगे, और बाकी हम कुछ डेसिमल एक्सप्रेशन को भी आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।